हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम कंप्लीट कर रहे हैं स्वाम के प्रैक्टिकल्स, और ये है प्रैक्टिकल नंबर आई डोंट नो, शायद 7-8 हो सकता है। तो बढ़ते इस टाइटल की तरफ कि क्या है इस प्रैक्टिकल का नाम। तो इस प्रैक्टिकल का नाम है टेंसाइल टेस्ट ऑन दी माइल्ड स्टील। अब ये माइल्ड स्टील क्या है, तो यहाँ पर अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि माइल्ड स्टील है, इधर टॉर्च स्टील है। तो एक जो मेन डिफरेंस है इसका कि जो माइल्ड स्टील है इसके जो राउंडिंग सरफेस पर है पूरा प्लेन रहता है, लेकिन जो टॉर्च स्टील है इसके ऊपर आपको एक राउंड रिंग दिखेंगी, मतलब मेटल की ही। तो ये क्या करता है, इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब भी आप इसका जो कोहेजन है किसी अदर मटेरियल के साथ होता है, मोस्टली तो कंक्रीट के साथ ही, तो ये उसको ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करता है। सबसे पहले इसका जो पर्पज़ है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश में लिखा है, मैं एक बेसिक आपको बता देता हूँ कि इसका जो पर्पज़ है कि हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी जो अपर और लोअर यील्ड पॉइंट है ये क्या है। और जो लोअर यील्ड पॉइंट है ये तो मेनली हम डिज़ाइन में लेते हैं कि इसकी जो लोअर यील्ड पॉइंट की जो वैल्यू आती है, जो इसको डिफॉर्म होने में मदद करता है, और वहाँ पर जितना लोड आता है वो हम समझते हैं कि ये कितना कैपेबल है। तो हम बेसिकली इसमें काफ़ी लिमिट्स होते हैं, जिसमें हम इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेस, या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, परसेंटेज लॉन्ग, इस तरह के कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, वो करते हैं, समझते हैं इस वैल्यूज़ को कि क्या आती है। बेसिकली हम क्या करते हैं, इसकी जो आयरन है, जो हमारा स्टील मेटल है, इसका हम क्या करते हैं, चेकिंग ऑफ दिस क्वालिटी। ओके। तो अगर आपको किसी ने पूछा सर ने कि क्या होता है, क्या करते हैं हम माइल्ड स्टील में, तो नॉट ओनली दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते, बट हम चेकिंग ऑफ द मटेरियल यहाँ पर माइल्ड स्टील करते हैं, इसे बता सकते हैं। तो अभी मैंने जो कहा कि इसमें हम स्ट्रेस स्ट्रेन ड्रॉ करते हैं, एक कर्व है जो हम ड्रॉ करते हैं, जिससे हम पता करते हैं कि इसमें जो वैल्यूज़ है वो क्या क्या आई हमारे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है इससे। तो सबसे पहले हम जो इक्विपमेंट है वो जान लेते हैं कि क्या है। इसमें हमें यूटीएम लगेगी, और एक्सटेंसोमीटर जो कि हमें डिफ्लेक्शन बताएंगे कि कितना हो रहा है, वर्नियर कैलिफर, तो ये तो बाकी की जो छोटे मोटे है वो है। और एक हमें राउंड स्पेसिमन लगेगा जिसके डायमीटर शायद अगर 10 होती है तो उसके 4 गुना उसकी लेंथ, 40 गुना इसकी लेंथ होनी चाहिए। मतलब 8 अगर उसकी डायमीटर है तो उसकी 40 गुना, मतलब 320 इसकी जो इसकी जो लेंथ होनी चाहिए। तो ये हमें ऐसा एक स्पेसिमन लेना पड़ेगा ताकि हम उस पर परफॉर्म कर सकें टेस्ट। तो इसकी जो रेफरेंस है, मतलब ये जो टेस्ट हम परफॉर्म करें, इसका रेफरेंस आता है हमारा 1608 IS से। और आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है ये क्या है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या है, वो क्यों निकालनी पड़ेगी हमें भी आगे। कि यहाँ पर देखिए स्ट्रेस जो है वो होता है लोड अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या निकलेगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। ओके। और लोड तो आपको पता ही है जो कि किलोमीटर में यूटीएम डाल देगा। और स्ट्रेस क्या है, और सॉरी स्ट्रेन क्या है कि चेंज इन द लेंथ मतलब डेल्टा एल बाय टोटल लेंथ मतलब जो ओरिजिनल लेंथ है। ओके। और जो इलॉन्ग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको आप यंग्स मॉडुलस भी कह सकते हैं। यंग्स मॉडुलस, आपने यंग्स मॉडुलस भी पढ़ा होगा। इसको कहते हैं अपन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके। चेंज इन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और इसका जो है ये क्या हो जाएगा, P/A, और ये हो जाएगा डेल्टा L/L। ओके। तो ये हम निकालते हैं इसमें से। और फिर क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर में आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है। प्रोसीजर में ज़्यादा कुछ नहीं, हमें हमारा जो स्पेसिमेन है उसका कुछ नाप लेना पड़ेगा। जैसे कि आप जब कभी कपड़े सिलाई अपने कपड़े सिलाई कर डालते हो तो आपका जैसे वो नाप लेता है, वैसे इसका भी नाप लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो हमें डायमीटर इसकी देखनी पड़ेगी, इसकी जो लेंथ है वो पता करनी पड़ेगी, और फिर उसको लिख लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर डायमीटर है तो यहाँ पर ये यूज़ होंगी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, और जो लेंथ है ये यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। तो अभी इसको आपने फिक्स कर दिया अपने यूटीएम पर, और उस पर अभी टेंसाइल लोड आपको अप्लाई कर देना है, और वो भी ग्रेजुअली अप्लाई करना है। तो जैसे जैसे वो ग्रेजुअली लोड अप्लाई होते जाएगा वैसे वैसे आपको एक डिफ्लेक्शन दिखने को मिलेगा, और डिफ्लेक्शन आपको एक्सटेंसोमीटर में दिखने को मिलेगा। ओके। वहाँ से आप डिफ्लेक्शन नाप मतलब ले लीजिए एक्सटेंसोमीटर से, और जो डायल गेज है वहाँ से आपका जो लोड उस पर अप्लाई हो रहा है कितने लोड में वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आप
आपको स्ट्रेस अगर कैलकुलेट करना है तो लोड जो है आपका आया हुआ उसको अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कांस्टेंट रहेगा लेकिन लोड चेंजेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही किया है, देखिए यहाँ पर जो लोड है वो कंटिन्यू बढ़ रहा था, तो वो लिख लिया मैंने। और यहाँ पर केजी ना लेते हुए उसका डायरेक्ट किलो न्यूटन में ही सबकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, क्योंकि हमारा जो यूटीएम है वो किलो न्यूटन में वेट डाल रहा था इसलिए। तो यहाँ पर हमने फिर ऐसे कैलकुलेट कर लिया। और अगर मुझे स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, यहाँ पर मैंने स्ट्रेन कैलकुलेट किया है, तो इसमें हमने इलोंगेशन लिया, इसका जो इलोंगेशन आया 5 mm, और इसका जो टोटल लेंथ है, तो टोटल जो लेंथ है वो थी 1000, तो इसमें मैंने 1000 अपॉन कर दिया, तो यहाँ पर मुझे स्ट्रेन मिल गया। अभी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब जो स्ट्रेस है टू द स्ट्रेस, यहाँ पर मुझे एक प्लॉट करना है ग्राफ। तो देखिए ये ग्राफ कुछ इस प्रकार रहेगा, यहाँ पर भी ऐसा ही है और यहाँ पर अभी एक और है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार का एक ग्राफ होगा स्ट्रेन टू दी स्ट्रेस। ओके, और स्ट्रेस हमारा यहाँ पर न्यूटन पर mm है, तो आप उसको किलो न्यूटन पर mm जो भी है वो कर सकते हैं आप कन्वर्ट। और यहाँ पर परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज मतलब इसका जो यूनिट है स्ट्रेन का ये तो कुछ नहीं रहेगा, मतलब mm/mm हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रेन का परसेंटेज नहीं, कुछ नहीं रहेगा इसका। तो देखिए अभी आगे क्या होता है कि ये जो स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये कुछ इस प्रकार आता है, आप देखिए यहाँ पर ऐसा। फिर यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन दिखने को मिलेगा, एक अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा और फिर अल्टीमेट के बाद ये कम होते जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये फाइनली ब्रेक हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लिमिट है, ये वाली लिमिट अगर मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जो है लिमिट प्रोपोर्शनलिटी, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा हुक्स लॉ है, हुक्स, ये वैलिड रहता है। ओके, और वैलिड इन द सेंस कैसा रहता है कि देखिए हमारा जो विद इन द इलास्टिक लिमिट, अभी हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ओके, मतलब क्या होता है कि देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन में अगर मैं किसी मतलब लोड अप्लाई करता हूँ तो वो उसमें इलोंगेशन दिखाएगा, लेकिन इसका जो है इलोंगेशन अगर, तो इसका मतलब होता है अगर मैं यहाँ पर इस लिमिट में लोड अप्लाई कर देता हूँ, मतलब देखिए कि मेरे पास लोड जो है वो 13 किलो न्यूटन का है, तो यहाँ तक कि ये क्या कर देगा कि जो इसका लोड जो है वो अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ तो अपना जो स्पेसिमन है माइस्टील का वो इलोंगेशन हो जाएगा, लेकिन अगर उसको मैं रिलीज कर देता हूँ तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। मतलब ये एक इलास्टिक लिमिट के जैसे, मतलब जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो दिखाएगा। ओके, विथ इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब यही कि अगर मैं इस पर लोड अप्लाई कर देता हूँ तो ये अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो गेन कर लेगा लोड के हट जाने के बाद ही। तो ये इसका मतलब होता है यहाँ पर। और अब जब थोड़ा ऊपर और अपन लोड ये अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अपर यील्ड्स पॉइंट आता है और फिर लोअर यील्ड्स पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जो अपना स्पेसिमन है ये डिफॉर्म होने लगता है। मतलब कैसे कि मैं अगर इस पर लोड अप्लाई कर देता हूँ इलास्टिक के बाद भी और ज़्यादा हो जाएगा, फिर मतलब यहाँ पर अगर मैं 13 की कंसिडर किया तो फिर 14 पर ये क्या हो जाएगा, क्रिप करने लगेगा थोड़ा, मतलब थोड़ा वो इलोंगेट तो हो जाएगा, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है ये अभी वो रीगेन नहीं कर सकेगा। तो फिर इसका जो अपर है ये स्टार्ट हो जाएगा और जो लोअर है यहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म। फिर ये जो लोअर यील्ड पॉइंट है यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, अपना जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन लोड ये यहाँ पर से ही लेते हैं और इसकी जो वैल्यू यहाँ पर आएंगी लोअर यील्ड पॉइंट पर, ये हम लेते हैं हमारे डिज़ाइन के पर्पज़ के लिए। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू बढ़ते ही जाएगा, कंटिन्यू मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी जो प्लास्टिक प्रॉपर्टी ये चालू हो जाएगी। और अगर मैं कहता हूँ प्लास्टिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि अगर मैं इस पर लोड देता हूँ, जो प्लास्टिक लिमिट मैंने इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा देनी होगी, मतलब जो मैंने इलास्टिक लिमिट में दी थी तो उससे अगर मैं ज़्यादा दे रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लास्टिक लिमिट में चला जाएगा और प्लास्टिक लिमिट में क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूसली बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं इस पर लोड अप्लाई कर देता हूँ प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा तो फिर ये अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है ये रिगेन नहीं कर पाएगा। अगर मैं इस पर लोड अप्लाई कर देता हूँ प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा तो फिर ये अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है ये रिगेन नहीं कर पाएगा। और फिर एक अल्टीमेट पॉइंट आएगा जहाँ पर इसकी जो
इलोंगेशन प्रॉपर्टी है ये ख़त्म हो जाएंगी, फिर वो वहाँ से क्रिप करने लगेगा, टूटने लगेंगे, और फिर वहाँ से इसकी जो वैल्यू जो है वो कम होते जाएंगे, और फिर एक टाइम आएंगे कि वो पूरा ब्रेक हो जाए, तो हो जाएगा। तो ये जो है, ये हम इस ग्राफ को यहाँ से समझते हैं और इसको हम प्लॉट कर देते हैं इस टेबल के, मतलब जो कैलकुलेशंस है ये पूरे हम ड्रॉ कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर ये जो है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये ड्रॉ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी, और आपका अगर एमपीएससी की कुछ, एमपीएससी गेट ईयर जो भी है, आप अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समझिएगा इसको प्रैक्टिकली भी।